हेलो दोस्तों, आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी लगातार कर रहे होंगे। चूँकि आज से सिर्फ 10 दिन बचा हुआ है बोर्ड एग्ज़ाम के लिए और आज हम सामान्य हिंदी का क्वेश्चन पेपर लेके आए हुए हैं। आप इस क्वेश्चन पेपर को पूरी तरह से सॉल्व कर लीजिए और लगभग क्वेश्चन आपके यहीं से फंस जाएंगे। आइए हम पेपर आपको दिखाते हैं और कुछ सॉल्यूशन आपको हम बता देंगे, बाकी सॉल्यूशन आप करिएगा। चलिए देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। ज्ञानोदय पत्रिका के संपादक थे। ज्ञानोदय पत्रिका के संपादक कौन हैं? ज्ञानोदय पत्रिका के संपादक हमारे कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी हैं। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है, द्विवेदी युग के लेखक हैं। द्विवेदी युग के लेखक आपके अध्यापक पूर्ण सिंह जी हैं। इसी के साथ तीसरा क्वेश्चन है, ध्रुव स्वामिनी किस विधा की रचना है? ध्रुव स्वामिनी किस विधा की रचना है? ध्रुव स्वामिनी जयशंकर प्रसाद जी द्वारा लिखी गई है, जो कि नाटक विधा की रचना है। इसी के साथ चौथा क्वेश्चन है, विकलांग श्रद्धा का दौर निबंध संग्रह के लेखक हैं। विकलांग श्रद्धा का दौर निबंध संग्रह के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्त हरिशंकर परिचाई। इसी के साथ पांचवा क्वेश्चन है, हिंदी के प्रथम डायरी लेखक हैं। धीरेन्द्र वर्मा, सुंदरलाल त्रिपाठी, घनश्याम दास बिड़ला, नरदेव शास्त्री, वेद तीर्थ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहला, धीरेन्द्र वर्मा। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। भारतेंदु युगीन कवि हैं। निम्न में से भारतेंदु युग के कवि कौन हैं? जयशंकर प्रसाद, भवानी प्रसाद मिश्र, मैथिली शरण गुप्त, प्रताप नारायण मिश्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रताप नारायण मिश्र। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है, ख नंबर का, छायावाद युग की कृति है। छायावाद युग की कृति है कामायनी। अगला है, पवन दूतिका काव्यांश के रचयिता हैं। पवन दूतिका काव्यांश के रचयिता हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। अगला क्वेश्चन है, प्रयोगवाद के प्रमुख विशेषता नहीं है। प्रयोगवाद की प्रमुख विशेषता नहीं है। अति बौद्धिकता, व्यक्तिवाद, प्रकृति का मानवीकरण, उपमानों का प्रतीकों की नवीनता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रकृति का मानवीकरण। समन्वय पत्रिका के संपादक रहे हैं। समन्वय पत्रिका के संपादक सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महावीर प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, धर्मवीर भारती। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। आपके सामने तीसरा क्वेश्चन आएगा कि गद्यांश का एक आपको गद्यांश दिया रहेगा, आपको उसी के नीचे प्रश्न दिए रहेंगे 5-6 तो आपको सॉल्व करना होगा। 5 और 6 क्वेश्चन आपको सॉल्व करना होगा। तो ये जो गद्यांश दिया हुआ है, जन का प्रवाह अनंत होता है, सहस्त्रों वर्षों से भूमि के साथ राष्ट्रीय जन के तादात्म्य प्राप्त किए हैं। ये आपका गद्यांश राष्ट्र का स्वरूप चैप्टर से है। राष्ट्र का स्वरूप, राष्ट्र का स्वरूप, जिसके लेखक हैं वासुदेव शरण अग्रवाल जी। तो बाकी आंसर आप इन्हीं में से ढूंढ के लिखिएगा। उसी के बाद आगे बढ़ते हैं। अथवा में एक और गद्यांश आपको दिया रहेगा, न्यूनतम में गुजारा करने के लिए। आप देख लीजिए, ये गद्यांश अथवा का है, या तो आप पहला वाला कीजिएगा या अथवा वाला कीजिएगा। इसके बाद चौथा क्वेश्चन है, दिए गए पद्यांशों पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अपने जीवन का रस देकर जिसको यत्नों से पाला है, ये पद्यांश है आपका 4 लाइन का। इसके नीचे आपको 5 प्रश्न दिए हैं, ठीक वैसे ही जैसे गद्यांश में दिए थे। 5 प्रश्न के उत्तर आपको देने हैं। इसके बाद इसका अथवा भी दिया होगा। अथवा में आपको ये वाला दिया है, जो प्यारे मंजू उपवन या वाटिका। इसके नीचे भी आपको 5 प्रश्न मिलेंगे। 5 प्रश्न का उत्तर आपको देना होगा। और मैं आपको बता दूं, ये पद्यांश किस चैप्टर से लिया गया है। ये पद्यांश आपका पवन दूतिका नामक पाठ से लिया गया है। पवन दूतिका नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। अयोध्या
सिंह उपाध्याय हरिऔध जी। इसके बाद है 5 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने रहेगा कि आप किस 3 लेखक दिए रहेंगे, उसमें से आपको किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देना होगा 80 शब्दों में। न्यूनतम शब्द आपके 80 शब्द होने चाहिए। इसके बाद है अगला नंबर क्वेश्चन, आपको एक गद्यांश में से आपको लेखक का जीवन परिचय देना होगा, साहित्यिक परिचय, और उसके बाद पद्यांश का एक कवि का साहित्यिक परिचय देना होगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6 कि लाठी अथवा पंचलाइट कहानी का सारांश अपने शब्दों में लिखिए, अथवा ध्रुव यात्रा कहानी के उद्देश्य की विवेचना कीजिए। अधिकतम शब्द 80 शब्द होने चाहिए। इसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन है स्वपठित गद्यांश। स्वपठित खंड काव्य के आधार पर एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। अलग अलग जिलों में अलग अलग खंड काव्य चलते हैं। आप जिस जिले के होंगे उस जिले के खंड काव्य आप तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन है, दिए गए संस्कृत गद्यांशों में किसी का एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो ये संस्कृतस्य साहित्यम सरसम व्याकरण सुनिश्चितम, ये आपका संस्कृत भाषा या महत्वम चैप्टर से लिया गया है। संस्कृत भाषा या महत्वम चैप्टर से लिया गया है। इसका हिंदी में आप अनुवाद कर लीजिएगा। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं खा नंबर की ओर कि दिए गए श्लोक में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो आपका पहला ये हो जाएगा। दूसरा ये किसी एक का आप हिंदी में संदर्भ लिखेंगे और हिंदी में अनुवाद देंगे इसका। इसके बाद 9 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित मुहावरों एवं लोकोक्तियों में किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो पहला है आँखों में खून उतरना। इसका मतलब है बहुत अधिक क्रोधित होना। बहुत अधिक क्रोधित होना। क्रोधित होना, इसका वाक्य प्रयोग कर लीजिएगा। इसके बाद है अपनी अपनी ढपली ढपली अपना अपना राग। इसका मतलब है सबका अलग अलग मत होना। तीसरा है ईंट से ईंट बजाना। ईंट से ईंट बजाना, इसका मतलब है पूरी तरह से नष्ट कर देना। चौथा है आगे नाथ न पीछे पगा, मतलब पूरी तरह से बंधन मुक्त होना। इसी के साथ 10 नंबर क्वेश्चन आपके सामने होगा, अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, जो कि आपके सिलेबस में नहीं रहेगा। आपको ये अपठित गद्यांश कहीं से भी मिल जाता है। अपठित गद्यांश में ही आपके सारे प्रश्न के उत्तर छुपे होते हैं। आपको इसी में से ढूंढ कर पूरा उत्तर लिखना होता है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। इसमें भी अपठित में भी आपको 2 दिए होंगे, एक अथवा करके रहेगा। अथवा में देखिए ये वाला है और 1 2 3 प्रश्न आपको दिए होंगे। 11 नंबर का क्वेश्चन है आपके सामने, मेघ और मेध। मेघ का मतलब बादल और मेध का मतलब यज्ञ। निर्वाण और निर्माण, इसका मतलब है निर्वाण और निर्माण, इसका मतलब है मोक्ष और रचना। इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद ख है, निम्नलिखित में किसी एक शब्द को सही अर्थ लिखिए। पंचानन का मतलब होता है शिव, शिव या सिंह। इसके बाद है आज। आज मतलब होता है बकरा, बकरा या ब्रह्मा। इसके बाद अगला है कौशिक। कौशिक का मतलब होता है उल्लू या विश्वामित्र। ग नंबर का क्वेश्चन है, जिसके पास कुछ न हो, अकिंचन। वह पात्र जिसमें किसी को कोई काम करने का अधिकार दिया गया हो। इसका राइट आंसर हो जाएगा अधिपत्र। इसी के साथ
अगला क्वेश्चन है घ नंबर का कि 2 वाक्यों को शुद्ध कीजिए। पहला वाक्य है याज्ञवल्क्य ने कहा कि आत्मज्ञानी ही सर्वज्ञ होता है। दूसरा है उसने कहा कि मैं 4 भाई हूँ, मतलब ये गलत बोला, उसने कहा कि मेरे 4 भाई हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे 4 भाई हैं। तो चौथा है, तीसरा है आपकी पुत्री प्रज्ञा गुणवान महिला है। आपकी पुत्री प्रज्ञा गुणवती महिला है, इसका सही आंसर होगा गुणवती। प्रेम करना तलवार की नोक पर चलना है। इसके बाद 12 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने होगा कि हास्य रस अथवा वीर रस की का अस्थायी भाव के साथ उदाहरण अथवा परिभाषा लिखिए। खा होगा यमक अलंकार और भ्रांतिमान अलंकार का लक्षण एवं उदाहरण लिखिए। आप खा वाले में आपको अलंकार मिलेगा, गा वालों में आपको छंद मिलेंगे। इसमें दिया है चौपाई छंद अथवा कुंडलीय छंद, दोनों में से किसी एक छंद को आपको उदाहरण सहित लक्षण लिखने हैं। इसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन है आपको पत्र से मिलेगा कि दैनिक समाचार पत्र प्रकाशित विज्ञापन के आधार पर संविदा पर लेखपाल पद हेतु नियंत्रित अपने जनपद के जिला अधिकारी को एक आवेदन पत्र लिखिए। अथवा में आपके सामने होगा आपकी गली नालियों में समुचित सफाई के नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारियों को प्रार्थना पत्र लिखिए। इन दोनों पत्रों में से एक पत्र आपके पेपर में जरूर आएगा। उसके बाद सबसे लास्ट क्वेश्चन मिलेंगे आपको निबंध लिखने के लिए, जो कि 9 नंबर का होगा, और ये 9 नंबर आपके लिए फ्री होते हैं। तैयारी अच्छे से कीजिए, 9 नंबर तो आपको यूं ही मिल जाते हैं। तो सबसे पहला है मानव कल्याण में रोबोट यंत्र मानव की भूमिका, नई शिक्षा नीति 2020 की प्रमुख विशेषता, विद्यालय में पुस्तकालय का महत्व, भारतीय चुनाव प्रणाली। तो मेरी राय है कि इनमें से आप ये वाला जरूर से जरूर तैयार कर लीजिए, क्योंकि इस समय नई शिक्षा नीति आई हुई है और इसका निबंध आना जहाँ तक है 90% चांस है कि आपका ये वाला टॉपिक पर निबंध आपके बोर्ड एग्जाम में फंस सकता है। इसी के साथ पेपर समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।